नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड टॉक्स विद मुदित एपिसोड 3। दोस्तों, आपने सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सुना होगा, बट प्रॉपर डिस्क्लेमर कि कौन से सोलर पैनल को कब लगाना है, कैसे उसकी यूसेज है, क्या उसका मेंटेनेंस है, कैसे वो प्रोड्यूस हो रहा है, इंडिया में वो कहाँ से आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इस चीज़ के बारे में आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ता होगा। सो टुडे वी आर हैविंग अ डेलीगेट विद अस जो कि हमें इस चीज पे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे, जिन्होंने इस फील्ड में जिन्हें कई साल का तजुर्बा है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर प्रफुल्ल पाठक सर फ्रॉम सेसी। ही इज अ प्रेसिडेंट ओवर देयर। आपको हमारे पॉडकास्ट पे कैसा लग रहा है? आपने जब मुझे पहली बार कांटेक्ट किया था और आपने मुझे बताया कि हम इस तरह की पॉडकास्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि आपसे इंटरेक्ट करें, जिससे कि हमें सोलर सेक्टर के बारे में लोगों को जानकारी दे सके, तो ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई थी। मेनली आपने जो आपका बैकग्राउंड बताया था कि आप किस तरह से ये सब एफर्ट्स कर रहे हैं। यू आर अ न्यू जनरेशन, और जब नई जनरेशन कुछ नया कर रही है तो उसको सपोर्ट करना हमें लगता है कि हमारा फर्ज बनता है। और सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसकी अभी आपने बात करी, तो हम लोगों का जो मेन हमारा जो एम है, वो हमारे आगे आने वाले 10-20 साल में जो रिक्वायरमेंट्स है ग्रीन एनर्जी की, वो जो हम चाहते हैं कि हमारा जो यूथ है उसको हम इस बारे में जानकारी दें, और वो जानकारी दे के उनको हम तैयार करें कि अगर वो चाहे तो इस आने वाले 10-20 साल वाले ग्रीन एनर्जी फील्ड में आ सके। तो इसलिए जब आपने मुझे फ़ोन किया, मैंने से कांटेक्ट किया, तो मुझे खुशी हुई। बस एक ही है कि थोड़ा बिजी होने के कारण आपको थोड़ा टाइम हमें टाइम देना पड़ा, बट यस, आई ऑलवेज लाइक टू टॉक टू यंग जनरेशन, और पर्टिकुलरली ग्रीन एनर्जी जो मेरा फील्ड है उसमें मैं चाहूँगा कि उनकी जो भी डाउट्स है या उनको कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट्स है, कि अगर हमारी आपकी जो बात हो रही है उसमें से उनको कहीं ट्रिगर मिल जाए और वो इस फील्ड में आ जाए, तो आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले 10-20 सालों में ग्रीन एनर्जी के तहत इंडियन यूथ्स दुनिया भर जा सकते हैं, और उसके लिए ट्रिगरिंग पॉइंट बनना हम चाहते हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे टाइम दिया इस पॉडकास्ट के लिए। बेसिकली सर, आज के समय में पब्लिक को सोलर एनर्जी पता है, बट प्रॉपर तरीके से नहीं पता। सो आई वुड लाइक टू आस्क कि आप एक तो थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे जुड़े, एंड बेसिकली व्हाट इज सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी का अगर बात करें तो हम लोग, हमारा जो इंडियन सिस्टम है, जो हम लोग कहते थे कि वी आर एग्रीकल्चर कंट्री 50-60 साल पहले से, तो बेसिकली हमारी जो पूरी व्यवस्था है वही सोलर एनर्जी के आसपास या सोलर एनर्जी डिपेंडेंट है। जैसे जब सूरज उगता था तब हमारी ज़िंदगी गांव खेड़ों में तब चालू थी, आज भी चालू होती है। दिन भर लोग उस पे तहत काम करते हैं, फिर शाम को जब सूर्यास्त हो जाता है तो लोग अपने अपने घर में आ जाते हैं। ये पहले भी था और आज भी हमारे गांव में। लेकिन हम लोगों को ये 1978 में सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। अभी जैसे अलग अलग प्रॉब्लम्स हम दुनिया में देखते हैं, तो उस वक्त भी हम लोगों को क्रूड ऑयल, जो ऑयल हम लोग लाते हैं, तो वो ऑयल की दिक्कतें हो रही थी, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी। तब ये महसूस हुआ हमारे जो यहाँ की दिल्ली में जो लीडरशिप्स थी, उनको लगा कि हमने कोई तो भी ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए। अब ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए तो उसमें अलग अलग ऑल्टरनेट एनर्जी सिस्टम्स थी, जैसे सोलर है, विंड है, बायोमास है, बायोफ्यूल है, या फिर ओशियन से भी ले सकते हैं। सो इस अलग अलग तरीके से हम एनर्जी ले सकते हैं। लेकिन हमें, हमारे देश को, भारत को सोलर रिच कंट्री कहते हैं, कि हमारे पास जो सूर्य का जो अवेलेबिलिटी है, सूरज की या सूरज की रोशनी की जो अवेलेबिलिटी है, वो बहुत बड़े पैमाने पे है। अगर हम देखें एक साल का, तो 365 दिनों में से 300 प्लस दिन हमारे पास सूरज की रोशनी होती है, और ये रोशनी हमारे पास जो है वो फ्री अवेलेबल है। इसको अगर हम किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ उसके लिए हमें कोई लॉजिस्टिक खर्चा नहीं है, हमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। इट्स अ क्लीन एनर्जी सोर्स। और आजकल जो क्लाइमेट चेंज की बात चल रही है, तो इससे फॉसिल फ्यूल्स का जो हम लोग यूज़ कर रहे थे इसके पहले एनर्जी के लिए, उसका रिडक्शन करना जरूरी महसूस हुआ था। तो उसमें ऑल्टरनेट क्या है? तो सोलर एनर्जी है। तो बाकी भी ऑप्शंस अल्टरनेट अवेलेबल है। लेकिन में गए कुछ सालों में जो काम हुआ, उसमें शुरुआत में तो हम सोलर थर्मल करके जिसको कहते हैं, कि सोलर की जो हीट है उससे हम कैसा फ़ायदा ले सकते हैं, जैसे वाटर हीटिंग है या बाकी हीटिंग्स है, उसके लिए हम लोग करते थे।
और 2010 के आसपास सोलर फोटोवोल्टाइक के बारे में कुछ मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था। तो उसके कारण सोलर फोटोवोल्टाइक यानी अगर आप जो बात करते हो कि सोलर पैनल्स है, वो सोलर पैनल्स अगर आप लगाते हैं तो उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये नया मोड़ इस दौरान आया और इसमें लोगों का सपोर्ट बोलो या लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ गया और थोड़ा इजी भी है। जैसे हम प्लग एंड प्ले कहते हैं, तो सोलर फोटोवोल्टाइक ये सोलर थर्मल से आसान होने के कारण लोगों ने सोलर फोटोवोल्टाइक को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया और इस तरह से आजकल उसका वो लगाने से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसका यूटिलाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो मैं आपको बता वो रहा था कि अलग अलग ऑप्शंस अल्टरनेट एनर्जी में है, लेकिन उसमें सोलर का ग्रोथ अच्छा हुआ, उसके बाद उसका इकोनॉमिक्स जो है वो हमें लग रहा है कि दैट इज बेनिफिशियल टू कॉमन पीपल और आसान हो रहा है यूज करने में, इसलिए लोगों का रुझान सोलर एनर्जी को यूज करने में बढ़ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये और बढ़े और दैट इज व्हाट सोलर सोसाइटी ऑफ इंडिया करती है। सो सर, मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट आर द की एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी एट कमर्शियल बेसिस एंड एट रेजिडेंशियल बेसिस। क्योंकि पब्लिक को ये पता है कि इससे हमें फ़ायदा है, बट उन्हें ये नहीं पता कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदा है और ये हमारी जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, जो कि जनरेटर यूज़ हो रहे हैं, डीजल पेट्रोल यूज़ हो रहे हैं, जिससे पॉल्यूशन हो रहा है, पब्लिक के पास अवेयरनेस है बट उसे रेक्टिफाई करने का सोल्यूशन नहीं है। तो आप हमें एडवांटेजेस बताएं कि भाई अगर कोई कमर्शियल वे में यूज़ करना चाह रहा है तो उसके पास क्या बेनिफिट है, सेकंड अगर कोई अपने घर पे भी लगाना चाह रहा है तो उसका क्या बेनिफिट होगा। सोलर एनर्जी का कमर्शियल एडवांटेज और रेसिडेंशियल एडवांटेज ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इसके दोनों के अलग अलग एडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले तो सोलर एनर्जी जिससे कि हम एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसका सबसे मेन एडवांटेज ये है कि इसको डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेटिंग सिस्टम का मतलब है आपको जहाँ पे ये ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ पे आप इसके पैनल्स या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के वहीं की वहीं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इसमें एक डिसएडवांटेज था जो कि अभी काफ़ी कम हो चुका है कि जब सूरज है तभी ये हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, लेकिन अभी एनर्जी स्टोरेज काफ़ी उसमें भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। साथ में जो लाइट्स पहले जैसे ट्यूबलाइट या और कुछ हम लोग यूज़ करते थे, अभी एलईडी का ज़माना आया है जिसको कि इनपुट कम लगता है। तो ये तीनों मिलके बहुत एडवांटेजेस होते जा रहे हैं। मैंने जो आपको कहा वो थोड़ा रिपीट करता हूँ कि सोलर पैनल से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, लेकिन वो मिली वोल्ट या उसमें थी, उसको मल्टीप्लाई करने का हम लोग सिस्टम अभी अचीव कर चुके हैं। एनर्जी स्टोरेज, बैटरी जो थी उसमें स्टोरेज बढ़ गया है और वो जो बैटरीज हम लोग यूज़ करते थे तो वहाँ पे कंजम्पशन भी कम हो गया है। यानी पहले अगर हम कोई घर का रूम है उसके लिए 60 वाट का बल्ब लगाते थे तो वही चीज़ आज 4 या 6 वाट में भी हो सकती है। तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि 10% कंजम्पशन कम हो गया। तो इसके कारण एडवांटेज जो है वो यही है कि आपको जब चाहे वहाँ आप सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। उसकी कॉस्ट जो एक ज़माने में डबल डिजिट थी, 1 यूनिट की कॉस्ट, वो अभी सिंगल होते होते काफ़ी सस्ती हो गई है। हम लोग जो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, जो हमारे घर में हम लोग कनेक्शन के थ्रू लेते थे या लेते हैं, उसकी कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ते गई क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल से बनता है। उसको काफ़ी किसी जगह पे बना के आपके घर तक लाने का खर्चा है उसके, लेकिन ये सब चीज़ें सोलर में नहीं है। तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम जो है वो आपको 1 यूनिट का अगर 7 रुपये से 10 रुपये कॉस्ट आता है, तो सोलर से जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो आपको 3.5 से 4 रुपये में मिल जाती है। सो आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर हम सोलर का यूज़ कर सकते हैं तो हम अगर सोलर का यूज़ करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी में फ़र्क कितना पड़ेगा। यानी अगर आप घर में 300 यूनिट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका बिल अगर आपका 2500 के आसपास आ रहा है, तो वही अगर सोलर से अगर आप करते हो 300 यूनिट तो उसका बिल आपको 1000-1200 के पास आ सकता है। और इसमें एक और चीज़ है कि जैसे मैंने अभी बात करते हुए बताया कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो वो फॉसिल फ्यूल वाली इलेक्ट्रिसिटी है, यानी जो कोयले से बनती है, एटॉमिक एनर्जी से बनती है। तो इसके बजाय सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो उसमें ऐसे कोई सिस्टम या ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो इट्स अ क्लीन सिस्टम,
यानी जो सूर्य की रोशनी हमको मिलती है उसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इसलिए हम ये जब यूज़ कर रहे हैं तो हम वो एनवायरमेंटल इसके द्वारा अगर देखते हैं तो वो एक अच्छी चीज़ कर रहे हैं। हम एनवायरमेंट जो क्लाइमेट या इसके जो प्रॉब्लम्स हमें आजकल हम बातें करते हैं तो वो सब को रिड्यूस करने का काम हम करते हैं जब हम सोलर का यूज़ करते हैं। अब रही बात कमर्शियल और रेजिडेंशियल, तो कमर्शियल में भी अगर कोई इंडस्ट्री है उसको अगर बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है तो उतने बड़े पैमाने पे इंस्टॉलेशंस करने की फैसिलिटीज आजकल अवेलेबल है। रेजिडेंशियल में हमारे घर में छोटी जगह है तो उसके लिए ज़रूरत कम है, तो उस तरह के छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन हम कर सकते हैं। बस इसमें एक छोटी सी चीज़ कहीं कभी कभी हम लोगों को लगती है कि आम लोगों को इसके बारे में उतना अभी अवेयरनेस नहीं है और कहीं तो भी उतना कंफर्ट नहीं है, तो वो डेवलप करने की ज़रूरत है। काफ़ी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आम जो यूथ है वो या उनके घरों में रहने वाले उनके जो सीनियर्स है उन सबको जरूर ये आई विल आस्क देम कि इस बारे में जरूर सोचे और छोटे चीज़ों में इसका यूज़ करना पहले चालू करें। जब आप कंफर्टेबल होंगे तो आप इसका ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपका खुद का जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी का वो कम हो जाएगा। एंड जो आप ये सोलर एनर्जी यूज़ करें तो उससे आप जो एनवायरमेंटल इश्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये इस तरह के सिचुएशंस डिफिकल्ट बनती जा रही है हमारे लिए, तो उसमें भी हम अच्छा योगदान दे सकते हैं। बेसिकली सर, गवर्नमेंट ने अभी कुछ गाइडलाइन निकाली है जनवरी 2023 में कि वो अब से सब्सिडी सीधा रेजिडेंशियल के अकाउंट में भेजेगी। तो सर आपका इस पे पीओवी क्या है, आप एक बार शेयर करना चाहेंगे? हम अभी रेसिडेंशियल सब्सिडीज की बात जो कर रहे हैं तो इसमें देखिए, जब गवर्नमेंट कोई चीज़ पॉपुलराइज करना चाहती है या उसमें ये लगता है कि ये कॉस्टली है, थोड़ा अफोर्डेबल होना चाहिए, तब सब्सिडी की बात आती है। तो इनिशियली अगर 2010 या 2015 तक की बात करें तो इसमें सब्सिडी सभी जगह पे थी, काफ़ी परसेंटेज में थी। अभी दिन ब दिन सब्सिडी रिड्यूस हो रही है क्योंकि हम लोग अवेयर भी हो चुके हैं। और एक और बात जो हमें ख्याल में आ रही है कि अभी इसको शायद सब्सिडी की जरूरत नहीं इस फील्ड को, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है जो 7-8 साल पहले थी उससे 1/15 अभी हो चुकी है। तो जब इतना सस्ता कोई चीज़ हो जाती है तो उसके लिए सब्सिडी की ज़रूरत नहीं रहती है। फिर भी अगर किसी को करना है तो उसके लिए कुछ हद तक सब्सिडीज गवर्नमेंट ने रखी है, बट जो कॉस्टिंग हम लोग सुन रहे हैं गए 8-10 साल में, तो वैसे देखा जाए तो इसको अभी सब्सिडी की ज़रूरत वाली ये फील्ड नहीं रही है। और मेरी सभी से अपील है कि अगर हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बगैर सब्सिडी के अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सब्सिडी और दूसरे किसी अच्छे जगह पे गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। सो मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सब्सिडी ये कंसेप्ट इसमें ना सोचे, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता हो चुका है और अभी करीब करीब अफोर्डेबल हो गया है। या जैसे मैंने अभी बताया कि बाहर की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है हमें जो हम लोगों को आती है उससे हाफ कॉस्ट में अगर सोलर हमें अवेलेबल है तो हमने सब्सिडी अवॉइड करके उसमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सो सर, ये तो सारी बातें हो गई कि सोलर पैनल कैसे लगाना है, कैसे आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे ये पूछना था कि उसकी मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस कितनी ज़रूरी है, वो कैसे मेंटेन करी जाती है, एंड उसके लिए हम गवर्नमेंट से कैसे हेल्प ले सकते हैं, या उसके लिए कोई प्राइवेट फर्म्स हैं, क्या है, आप एक बार उसके बारे में और पब्लिक को बताइए। कहने के लिए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जिसमें हम बोलते हैं कि ये जीरो मेंटेनेंस है, लेकिन जहाँ तक हम सब देखते हैं तो कोई चीज़ जीरो मेंटेनेंस नहीं होती है। इवन हमारी बॉडी भी जीरो मेंटेनेंस नहीं है, हमने उसके लिए भी एफर्ट्स लेने चाहिए अगर हमको अच्छी ज़िंदगी जीना है। तो वैसे ही सोलर के इन सब सिस्टम्स के बारे में है। हाँ, काफ़ी कम मेंटेनेंस है या नहीं के बराबर मेंटेनेंस है, ये अगर हम कहते हैं तो मैं इसे मान लूँगा। लेकिन बीच बीच में जैसे सोलर पैनल्स है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर उसके ऊपर कोई डस्ट या कोई ऐसा सिचुएशन होता है कि आपने यहाँ उसको इंस्टॉल किया है तो वहाँ पे उसके ऊपर कोई लेयर अगर आ जाता है तो नेचुरली सूरज की रोशनी और ये सिस्टम इसके बीच में कोई लेयर आ जाता है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है। तो अच्छा परफॉर्मेंस मिलने के लिए हमने कब करना चाहिए, तो जब हमें लगता है कि अभी ये क्लियर दिख नहीं रहा है या क्लीन नहीं है तो थोड़ा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। बट बाकी कोई ऐसे
मैकेनिकल डिवाइस है नहीं है कि जिसके लिए मेंटेनेंस बहुत करना पड़ेगा या करना पड़ेगा। मेन एक ही चीज़ है कि आपको उसको उसका रख रखाव और उसका जो प्लेसमेंट आपने किया है सोलर पैनल का और उसका क्लीनिंग, ये टाइम टू टाइम होना चाहिए। और ये टाइम अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अगर आप डस्टी एरिया में हैं तो आपको जल्दी करना पड़ेगा, आप नॉन डस्टी एरिया में तो आपको बहुत कम करना पड़ेगा। इसके सिवा इसको क्लीन कैसे करना है, इसके भी अलग अलग ऑप्शंस बाजार में मार्केट में अवेलेबल है। हो सके तो इसको पानी से क्लीन करना अवॉइड करना चाहिए। अब आपका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो बात अलग है, लेकिन पानी का यूज़ बहुत ही कम करना चाहिए। बाकी कुछ एयर क्लीनिंग के बेस्ड या रोबोट की कुछ क्लीनिंग सिस्टम्स मार्केट में है, तो वो हमने इसके लिए यूज़ करना चाहिए। और इसका जितना रख रखाव हम अच्छा रखेंगे उतना इसका परफॉर्मेंस और इसका आउटपुट अच्छा मिलेगा। और आउटपुट अच्छा है तो एफिशिएंसी अच्छी है, और एफिशिएंसी अगर अच्छी है तो उसका एडवांटेज हमें मिलने वाला है। तो इसलिए इसमें टेंशन लेने वाली या बहुत मेंटेनेंस है ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करना पड़ेगा और वो करना चाहिए। ऐसी कुछ एजेंसीज है जो आपको टाइम टू टाइम आके इसको क्लीन करके देने वाली भी है, या कुछ जैसे अभी मैंने कहा रोबोट्स अगर आप यूज़ करते बड़ा अगर इंस्टॉलेशन है तो वो भी है। तो रख रखाव जरूरी है, क्लीनिंग जरूरी है, मेंटेनेंस जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है। जैसे मैंने कहा नहीं के बराबर मेंटेनेंस है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस समय मार्केट में बहुत सारे मिसकंसेप्शन चलते हैं सोलर पैनल्स को लेके, सोलर एनर्जी को लेके। वो शायद से आपको मुझसे ज़्यादा पता होंगे, तो आप एक तो वो बताइए कि इस समय पब्लिक के माइंड में क्या चल रहा है, क्या मिसकंसेप्शन है, क्या मिथ चलती है और उसका क्या सॉल्यूशन है। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि बहुत बार काफ़ी जो लोग हम कहते हैं कि इनको बहुत नॉलेज है, पढ़े लिखे हैं या उनके फील्ड में वो काफ़ी एक्सपर्ट रहते हैं, तो उनके भी दिमाग में यह है कि सोलर एनर्जी है यानी कॉस्टली है। ये एक ज़माना था ये कॉस्टली थी, लेकिन गए कुछ 4-5 साल में इसमें जो कुछ बदलाव आए हैं, तो सबसे पहले ये मिथ जो है कि ये कॉस्टली एनर्जी है, ये हमने अपने दिमाग से निकालना चाहिए। और जो जो कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताई जाएगी तो उसमें अगर आपको सही इंफॉर्मेशन अगर चाहिए है तो उसके लिए हम सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा उपलब्ध है। आप लोग हमारे अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू या इन पर्सन भी चाहे तो हमसे बात करके इसके बारे में मिथ्स जो है ये निकाल सकते हैं। एक और है कि ये इतना आसान नहीं है सोलर इंस्टॉल करना, या हम कहाँ जाए, कहाँ से ले, कैसे करें। बट अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं सीसी से तो भी, या आप गूगल करते हैं तो देयर आर वेरियस ऐसी गवर्नमेंट ने भी ये सब चीज़ों का जो उनको लगा था कि ये मिथ्स लोगों के दिमाग में है, या जो मैंने अभी कहा कि जैसे इतना आसान नहीं है, ये बहुत लोगों को लगता है ये करना आसान नहीं है, बट ये आसान बनाया गया है। अगर आप इस बारे में इवन गूगल भी करते हैं तो आपको उसमें हेल्प मिलती है और वहाँ से आप हेल्प लेके इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक और चेतावनी मैं यहाँ जरूर देना चाहूँगा कि आजकल हम सोशल मीडिया का यूज़ तो बहुत करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के इल इफेक्ट्स भी हम देख चुके हैं। कुछ ऐसी साइट्स भी है कि जो इसमें आपको ट्रैप कर सकती है या आपको ललचाने वाली चीज़ बता सकती है। जहाँ जहाँ आपको कोई ललचाने वाली चीज़ बताते हैं वहाँ आप अलर्ट होना जरूरी है, और जो सही आपको इन्फॉर्मेशन दे सके उन लोगों को आपने कांटेक्ट करना चाहिए। यही इस बारे में मैं कहना चाहूँगा। सर जैसे कि पहले एक समय था कि सोलर पैनल जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, आज एक समय है कि इंडिया में इस चीज़ को एस्टेब्लिश हो चुकी है पर धीरे धीरे और इवॉल्व हो रही है। तो मैं इसमें नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो आने वाले सालों में होने वाले हैं, आप उसके बारे में पब्लिक को बताइए कि भाई अभी तो ठीक है आप एक सोलर पैनल है आपको उसे घर में इंस्टॉल करना है, बट आने वाले समय में और क्या इसमें एडवांसमेंट आने वाला है जिससे ये इजी टू यूज़ हो, इजी टू इंस्टॉल हो एंड इजी टू पे, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप उसके बारे में एक बार बताइए। मैंने शुरू में बताया था कि आने वाले 10-20 साल ग्रीन एनर्जी के हैं, और जहाँ जहाँ ग्रीन एनर्जी का आप सुनेंगे कि ग्रीन एनर्जी है वहाँ वहाँ सोलर का इम्पोर्टेंस रहेगा ही। जैसे अभी आजकल ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो उसमें भी अगर वो जो हाइड्रोजन हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो आगे जाके एक्सपोर्ट करने वाले हैं या आगे जाके इसके बारे में बहुत सारी बात होने के लिए, वो सब भी सोलर एनर्जी के थ्रू बनाए गए या उसके थ्रू सपोर्ट लेके बनाया जाने वाला है। इसलिए आने वाले 10, 20, 30 साल तक सोलर एनर्जी और उसके डिपेंडेंट अलग अलग
उपक्रम या वे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स आने वाले हैं। तो इसलिए जो भी यूथ्स है उन सब लोगों ने इसके बारे में जो बेसिक नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक नॉलेज लेके आपको उसमें इंटरेस्ट आता है तो आप लोगों ने उस फील्ड में और ज़्यादा नॉलेज ले लें, क्योंकि मैंने ऐसे अभी जैसे कहा था कि वर्ल्ड ओवर हमें इसके तहत जाने के चांसेस है, और अगर हमारे पास अच्छा मैन पावर है, हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो उसके थ्रू हम लोग वर्ल्ड ओवर सोलर को लेके जा सकते हैं। अभी अगर आप लोगों ने सुना होगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया है, जिसमें इंडिया और फ्रांस की पहल थी, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। तो इसके तहत एक बढ़िया कंसेप्ट जो आप तक अगर पहुंचा नहीं तो मैं पहुंचाना चाहूँगा कि वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, यानी इसके तहत ऐसी चीज़ें ये है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ किसी ना किसी जगह सूर्य की रोशनी अवेलेबल है। अगर मेरे यहाँ अगर अभी समझो अंधेरा हो रहा है, तो दुनिया में कोई तो भी ऐसा देश या ऐसी जगह है कि जहाँ उजाला हो चुका है या हो रहा है। तो जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी रहेगी वहाँ वहाँ हम लोग सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लगाएंगे, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, और वो एनर्जी प्रोड्यूस की हुई एनर्जी जिस जगह अंधेरा है उसको दे सकते हैं। ये जो अंधेरा और उजाला सिचुएशन है, ये दोनों जगहों को, दुनिया के दोनों जगहों को दिन में एक बार आने वाला है। जहाँ पे यहाँ पे अंधेरा है तो उसका मतलब है उस जगह उजाला है, जब उस जगह अंधेरा होगा तब इस जगह उजाला आ चुका है। तो इसका मतलब यह है कि इस तरह से अगर हम हर वक्त सूर्य की जो रोशनी है या सोलर एनर्जी उसको टैप करते हैं और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो जब हमारे पास वो है तब हम उसको टैप करके एनर्जी डेवलप करेंगे, और जो अंधेरा वाला एरिया है उसको देंगे, तो उससे बेनिफिट होगा, उस के कारण उनको इनकम मिलेगा। और जब आप दूसरी जगह जाओगे तो वहाँ पे ये सिचुएशन होगी, तो वहाँ पे भी जब एनर्जी वाले वाले दूसरे को देंगे तो उनको उससे डेफिनेटली कुछ इनकम होने वाला है। और पर्टिकुलरली ये इंस्टॉलेशंस अगर रूरल एरियाज में है हर देश के, तो वो जो रूरल एरियाज है उनको भी इससे फायदा होगा। और नेचुरली हम लोग बहुत बार बात करते हैं कि हम लोगों ने हमारी इकोनॉमी इस तरह से डेवलप करनी चाहिए कि रूरल इकोनॉमी स्ट्रेंथनिंग हो, तो इसके लिए भी ये सब एडवांटेज होगा। तो इस तरह की ये तो एक शुरुआत है, इस तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट्स आने वाले 10-20 साल में आएंगे, तो उसके लिए भी मैन पावर लगने वाली है, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी लगने वाली है। तो जो यूथ्स है उन्होंने एज ए मैन पावर डेवलप हो सकते हैं, या वो कुछ रिसर्च करेंगे तो अभी जो एडवांटेज है उससे भी ज़्यादा एडवांटेज उसमें हो सकता है। इवन आजकल आप लोग सुनते होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात। इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी जो सपोर्ट चाहिए वो एनर्जी स्टोरेज से चाहिए, वो एनर्जी स्टोरेज को चार्जिंग करना है तो उसके लिए आप सोलर बेस्ड सिस्टम ले सकते हैं। सो हम लोग जिस मोड पे जा रहे हैं आने वाले दिनों में, उसमें सोलर का अहम इम्पोर्टेंस है और रहेगा। सो इसलिए इसकी नई टेक्नोलॉजी क्या है, या इसमें हम छोटी छोटी चीज़ों में क्या चेंजेस ला सकते हैं, ये देखना जरूरी है। इसके लिए मैं 2 एग्जांपल आपको दूंगा। कुछ दिन पहले मेरे पास कोई एक शख्स आए थे, उन्होंने मुझे माचिस की डिब्बी के साइज की एक छोटी सी टिकिया दिखाई। उसके एक साइड में छोटा सा सोलर का पैनल था और दूसरे साइड में एक एलईडी लगा हुआ था। अब ये जो छोटी सी टिकिया है, ये अगर समझो 2-4 घंटे में उसको कहीं आप धूप में रखे, ऐसी कोई जरूरत नहीं, उसको सूरज की रोशनी मिलती है तो वो अपने आप चार्ज हो जाएगी। उसमें एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है, उसमें वो स्टोरेज करेगी, और ये एलईडी 30 घंटे तक जल सकता है। अब आप सोचिए, छोटी सी चीज है, लेकिन अगर आप कहीं, जैसे हम लोग एक जमाने में टॉर्च लेके पिकनिक को या ट्रेकिंग को जाते थे या और कहीं जाते थे, ऐसी जगह ये चीज बंद, यानी अगर हम साथ में रखते हैं तो इसका एडवांटेज है। अच्छा, चीज छोटी है, उसमें लगने वाली चीजें छोटी है, तो उसकी कॉस्ट भी कम है। एक जमाने में इसी तरह की लैंटर्न अगर समझो 1500 या 2500 के कॉस्ट में आती थी, ये हो सकता है 500 में मिल जाए। आज 500 में मिल रहा है तो कल हो सकता है 100 में मिल जाए, क्योंकि उसमें उतना एडवांटेज, एवरीवन इज ट्राइंग फॉर दैट। और दूसरी एक चीज मैंने देखी कि जैसे स्टीम, हम लोग स्टीम इंजन के बारे में सुनते हैं, गैस के बारे में सुनते हैं, तो एक बड़ौदा के पास एक जगह है जहाँ एक बिग डिश करके बहुत बड़ा सोलर इंस्टॉलेशन लगाया गया है। बहुत बड़ा है, आधे एकड़ या उससे कम ही है, इतना बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो जो डिश उन्होंने इस तरह से लगाई है कि उससे हमको जब से ही सूरज आता है तो हमें उससे हम पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि अगर पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं तो स्टीम में इतना पावर है कि वो बहुत सारी चीजें हमको करके दे सकती है। तो ये सब चीजें करने के लिए सोलर एनर्जी एडवांटेजेस होते जा रही है।
सो मेन यही है कि नई नई चीजें हमने देखनी है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, कहाँ हम सोलर एनर्जी से हमारी चीज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें देखने की आगे जाके जरूरत है। और इसमें बहुत सारे नए नए जैसे अभी मैंने 2 आपको ऑप्शन बताए, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। और अभी सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से हमने एक हमारा इनिशिएटिव हमने शुरू किया है जस्ट कि गांव में लोग क्या कर रहे हैं। अभी एक एपिसोड हमने लॉन्च किया, उसमें ये दिखाया गया कि गांव में कोई आटा चक्की है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं हो रही है क्योंकि गांव है, कभी कभी पावर ऑफ हो जाता है, तो उन्होंने सोलर पैनल लगा दिए, वो पूरी उनकी चक्की जो है वो उन्होंने सोलर पे कर दी, तो नेचुरली उससे पूरे दिन भर उनकी चक्की चलती है। और जैसे मैंने बताया था कि सोलर डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन है, सस्ता है, तो वो जो आटा चक्की वाले थे उनको जो इलेक्ट्रिसिटी का जो दाम मिलता था उसके आधे दाम में उनको सोलर के द्वारा सेटअप करने से मिल गया। तो अभी शुरुआत हुई है, नए लोगों को, यूथ को मेरी अपील है कि वो हर जगह देखे कि यार यहाँ पे हम ना सोलर का यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि सोलर एनर्जी का जो फैसिलिटीज हमको मिल रही है वो अभी हमें इकोनॉमिकली अवेलेबल हो रही है। और कोई चीज़ जब इकोनॉमिकल अवेलेबल होती है तो उसका स्केलिंग अगर हम लोग अगर स्केलिंग करते हैं तो वो और सस्ती हो जाती है। मोबाइल का हमने एग्जांपल देखा है, एक जमाने में हम लोग 16 रुपये आने वाले कॉल को देते थे, आज डेटा भी हमको इतना सस्ता मिलता है कि हम उससे जो एडवांटेज लेते हैं वो हम सोच भी नहीं सकते थे कभी। सोलर में भी यही है कि आप जितना उसमें इंटरेस्ट लोगे, नई नई चीज़ों का उसका अप्लाई कैसे कर सकते हैं देखोगे, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में हम इसकी एप्लीकेशन कर सकेंगे। और नेचुरली जब हम ये करेंगे तो उसके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा। सर, जब से आप सोलर एनर्जी पावर सिस्टम इस चीज़ में आप जुड़े हैं सेसी में, तो मैं आपसे कोई भी एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस पूछना चाहता हूँ कि जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल रहा हो इस प्रोजेक्ट में, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं कि हाँ एक वो मोमेंट था, उस समय हमने इस चीज़ को ऐसा करा था, तो वो एक पब्लिक को ज़रूर बताएं। सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया का जैसे मैंने बताया कि फॉर्मेशन 1978 में हुआ था, और अभी नेक्स्ट मंथ नवंबर मंथ में यहाँ पे सोलर वर्ल्ड कांग्रेस हो रही है, जो कि 45 इयर्स के बाद इंडिया में हो रही है। और उसमें हम जो कुछ पार्टिसिपेशन करने वाले हैं, उसमें हम हमारे यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट में सोलर सेक्टर में क्या हुआ है, या हमारे देश में क्या नया सोलर सेक्टर में हो रहा है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे या उसका प्रेजेंटेशन करेंगे। मेरे ख्याल से ये सेसी के हमारे पूरे मेरे टेन्योर में मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लग रही है। और अभी भी मुझे बताते वक्त ऐसा एक्साइट हो रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद हम इस चीज़ को करने वाले हैं, या उसका जो फीलिंग है वो बहुत ही अलग है। इसके सिवा एक और चीज़ एडिश करना चाहूँगा कि हम लोग कोलकाता में, या वैसे तो पूरे देश में, हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स से बात करते हैं कि इस सेक्टर में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो हम लोग जब कोलकाता में गए थे तो वहाँ पे हम लोगों का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, तो वहाँ जैसे हम लोग हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि हम किसी भी प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं तो लाइटिंग द लैम्प, दिया जला के करते हैं। तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उस वक्त जो हम आम जो सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे ऑयल है या माचिस है या ये, उसके बजाय उन्होंने वो पूरा जो लैम्प बनाया था वो इसी तरह से एलईडी लैम्प से बनाया था, और उसका पूरा चार्जिंग या जो भी है वो उन्होंने सोलर से किया था। यानी वहाँ पे हमने कहीं पे भी ट्रेडिशनल चीज़ न करते हुए हम जिस चीज़ को लोगों तक लेके जाते हैं या लोगों को यार कि इसका फ़ायदा है और हमें करना चाहिए, उसी बेसिस पे उन्होंने किया था। तो हमारा यूथ इस तरह से सोच रहा है और इस तरह से उसकी सोच है तो वो आगे बहुत कुछ करेगा, ये देख के फिर उस दिन बहुत अच्छा लगा था। और एक छोटी सी लाइन ऐड करना चाहूँगा कि मैंने सोलर एनर्जी में पहला जो एक्टिविटी किया था वो 2003-2004 में, आज से 20 साल पहले किया था। और तब हम लोगों ने सोलर थर्मल यानी या उस वक्त जो कुछ फैसिलिटीज़ या जो कुछ चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे उस वक्त वाटर हीटिंग था, या उन दिनों जैसे हम लोग के खेत रहते हैं तो उसमें खेतों में कोई आ ना जाए इसलिए उसका जो
एक सर्किट बनाया था कि जो वहाँ पे लगाने से अगर कोई एनिमल भी उस खेत में घुसना चाहे तो उसको थोड़ा सा एहसास हो जाए कि यहाँ कुछ भी डेंजर है और उससे से खेत प्रोटेक्ट हुए। इस तरह की चीज़ें उसका हमने शोकेस किया था। तो तब से हम ये सब चीज़ें करते आ रहे हैं और आज ये सब करते हुए 20-22 साल हो चुके हैं। सो सर, आप जैसे आज के समय में कोई अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा है सोलर सिस्टम का, कोई इसे एक्सपेंड करना चाह रहा है, तो आप उसके लिए कोई प्रैक्टिकल टिप्स दीजिए या उसे कोई प्रोसीजर गाइड लीजिए कि भाई तुम इस तरीके से इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हो ताकि तुम्हें एक अच्छा रिजल्ट इन फ्यूचर मिले। थोड़ी देर पहले हमने जैसे बात करी थी कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल ये दो एरियाज लग रहे हैं कि जहाँ हमें बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। या इवन आप लोगों ने सुना होगा कि रूफटॉप सोलर, या अभी ये भी है कि रूफटॉप के बाद भी कुछ नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही है। एक दो चीज़ों का मैंने यहाँ जिक्र किया। मेन ये है कि आपको अगर कोई बिजनेस करना आप चाहते हैं तो आप कौन से एरिया में वो बिजनेस करना चाहेंगे, आपका एरिया ऑफ ऑपरेशंस कहाँ रहेगा, वहाँ की ज़रूरतें क्या है, वहाँ का पब्लिक अवेयरनेस क्या है, वहाँ के पब्लिक या जिनके लिए भी आप कर रहे हैं उनकी स्पेंडिंग की कैपेसिटी कैसी है, और कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आप अगर उनको देते हैं तो उसमें आपको आगे चल के कोई मेंटेनेंस या उसमें कोई बिगाड़ी या खराबी होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की रिलायबल टेक्नोलॉजी लेके अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली इसमें बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है। इवन आजकल गवर्नमेंट की भी अलग अलग स्कीम्स आ रही है जो स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट कह रहा है कि आप अगर स्टार्टअप करना चाहते हो तो इस स्कीम में या उस स्कीम में आप सपोर्ट ले सकते हो। तो वो लेके भी इस फील्ड में काम करना पॉसिबल है। और अगर काम कर, अभी की तो शुरुआत है, इसके आगे कई साल ये सब चलने वाला है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन द सोलर सेक्टर, मुझे लगता है। थैंक यू सर, आपने आज हमारे पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। पब्लिक को मैं गारंटी करता हूँ कि हम सर को दोबारा अपने शो पे लाएंगे एंड और भी कुछ जो नहीं आज बता सके या जो भी बातें आज नहीं हो पाई वो अगले एपिसोड में कवर होंगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय शो एंड हाँ, आपको बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब करे नहीं जाना। थैंक यू।